फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है देवांगन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम देखेंगे बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बुद्धि के परिभाषा के बारे में बात की थी। आज हम क्या पढ़ेंगे? बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बुद्धि का जो सिद्धांत है उसका नाम है क्या? एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत? एक कारक सिद्धांत। इसी कारक की जगह आप कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हो? तत्व। इसी कारक की जगह कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हो? तत्व। या इसी तत्व की जगह आप कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हो? खंड। तो बुद्धि का एक कारक बोले, एक तत्व बोले या एक खंड सिद्धांत बोले, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसे ही क्या बोला जा सकता है? इंग्लिश में एक ही नाम, वन फैक्टर थ्योरी। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? वन फैक्टर थ्योरी। तो कोई भी सिद्धांत आप पढ़ोगे तो सबसे पहले उस सिद्धांत के बारे में पढ़ना है कि उस सिद्धांत को प्रस्तुत किसने किया था। ठीक है, तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है, अगर इसके मैं प्रस्तुतकर्ता की बात करूं तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? अल्फ्रेड बिने। जब भी बुद्धि आएगा आपको अल्फ्रेड बिने का नाम सुनने को मिल जाएगा। बिने ने बुद्धि के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बिने। इसके अलावा इनके कुछ सहयोगी का नाम भी आप याद रख सकते हो। अल्फ्रेड बिने के क्या सहयोगी? तो इनके सहयोगी में आप याद रख सकते हो साइमन। बिने का सहयोगी कौन है? साइमन। बिने साइमन का प्रयोग आया था। ठीक है, उसके अलावा इनका सहयोगी कौन रहेगा? स्टर्न। उसके अलावा इनका सहयोगी कौन रहेगा? स्टर्न। ठीक है, साइमन हुआ, स्टर्न हुआ। उसके अलावा इनका सहयोगी आप याद रख सकते हो क्या? जॉनसन। तो ये इनके कुछ क्या थे? सहयोगी थे। नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, आप क्या याद रखेंगे? प्रस्तुत करता। अब हमको ये जानना है कि ये एक कारक सिद्धांत एक्चुअली में है क्या। तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार जो हमारा शरीर है, जिसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, तो कोई भी या किसी भी कार्य के लिए केवल एक कारक क्या होता है? जिम्मेदार होता है। या आप ऐसे बोल सकते हो, बुद्धि से सभी प्रकार के कार्यों के लिए एक कारक क्या होता है? जिम्मेदार होता है। बुद्धि में सभी प्रकार के कार्यों के लिए केवल एक ही कारक क्या होता है? जिम्मेदार होता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं उदाहरण से। जैसे कि मान लो हमारा कौन है? सचिन तेंदुलकर। अब सभी को पता है सचिन तेंदुलकर अच्छे क्या हैं? खिलाड़ी हैं। तो इनके अनुसार, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के अनुसार, अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट नहीं खेलता, अगर वो क्या करता? गाना गाता। सचिन तेंदुलकर क्या करता? गाना गाता। तो वो अच्छा क्या होता? गायक होता। वो अच्छा क्या होता? गायक। सचिन तेंदुलकर अगर एक्टिंग करता, सचिन तेंदुलकर अगर एक्टिंग करता तो वो अच्छा क्या होता? एक्टर। मतलब सभी प्रकार के कार्यों के लिए केवल एक ही कारक क्या होगा? जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो इसी कारण इस सिद्धांत की आगे चलकर क्या होती है? आलोचना भी होती है। तो एक कारक का अर्थ समझ आया, उसको मैं लिख देता हूं। इस सिद्धांत के मूल थ्योरी को मैं यहां पे लिख देता हूं। बुद्धि में सभी प्रकार के कार्यों के लिए, बुद्धि में सभी प्रकार के कार्यों के लिए एक कारक जिम्मेदार होता है। एक ही कारक जिम्मेदार होता है। बुद्धि में सभी प्रकार के कार्यों के लिए एक ही कारक जिम्मेदार होता है। ठीक है, उदाहरण लिख देते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर
यदि गाना गाता, जैसे सचिन तेंदुलकर यदि गाना गाता तो वह अच्छा गायक होता, तो वह अच्छा गायक होता। क्लियर हुआ? तो यही क्या था? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। आगे बुद्धि के इस सिद्धांत को क्या कहा गया? बुद्धि के इस सिद्धांत को कहा गया अविभाज्यक, अविभाज्यात्मक, या क्या बोल सकते हो अखंडात्मक। क्या बोल सकते हो? अखंडात्मक इकाई। अविभाज्य लिख देते हैं जी, अविभाज्य या अखंडात्मक इकाई मतलब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। अब एक ही कारक पाया जा रहा है, बुद्धि में एक ही कारक पाया जा रहा है, तो उसको आप विभाजित कर सकते हो क्या? नहीं। मतलब बुद्धि क्या है? अविभाज्य या अखंडात्मक इकाई है। उसके अलावा इस बुद्धि के सिद्धांत को एक और नाम से संबोधित किया गया, और इसी बुद्धि के सिद्धांत को क्या कहा गया? निरंकुशवादी सिद्धांत। निरंकुशवादी सिद्धांत। अब इसे निरंकुशवादी सिद्धांत इसलिए कहा गया, इसे निरंकुशवादी सिद्धांत इसलिए कहा गया क्योंकि बुद्धि में कितना कारक है? एक ही कारक है, तो इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये कैसा शासन करेगा? निरंकुश। इसीलिए इसे क्या कहा गया? बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है, तो ये था बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। इतना डाटा आप याद रखिएगा। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया किसने? अल्फ्रेड बिने ने। इनके अनुसार बुद्धि में एक ही कारक होता है जो संपूर्ण कार्यों के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है, और एक कारक होने के कारण ही इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसी कारण इन्होंने बुद्धि को अविभाज्य या अखंडात्मक इकाई कहा, और उसके अलावा एक होने के कारण ये अकेले शासन करेगा, इसीलिए इसे क्या बोला गया? बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत। याद रहेगा? आगे बढ़ते। ठीक है, तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के बाद हम अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। अब एक कारक के बाद वैज्ञानिकों द्वारा क्या बोला जाएगा? बुद्धि में एक कारक नहीं होते, बुद्धि में कितने कारक होते हैं? द्विकारक। तो अगला सिद्धांत हम क्या पढ़ते हैं? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। अब ये द्विकारक सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे? प्रस्तुत करता। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को जिन्होंने प्रस्तुत किया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? स्पीयरमैन। किसने प्रस्तुत किया था? स्पीयरमैन। कैसे याद रखेंगे? स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन देखे हो, दोनों हाथ से क्या फेंकता है? जाल। तो वैसे ही याद रखेंगे, दोनों हाथ या द्विकारक। किसने प्रस्तुत किया? स्पाइडरमैन या स्पीयरमैन ने। ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा ये द्विकारक सिद्धांत क्या है? तो इन्होंने बोला बुद्धि में एक कारक नहीं होते, बुद्धि में कितने कारक होंगे? दो कारक। और वो दो कारक क्या क्या हैं? पहले उनका नाम जानते हैं। तो बुद्धि के दो कारकों को इन्होंने नाम दिया। पहले कारक को इन्होंने क्या नाम दिया गया? इनके द्वारा क्या नाम दिया गया? सामान्य कारक। और दूसरे कारक को इन्होंने क्या नाम दिया? विशिष्ट कारक। दूसरे कारक को क्या नाम दिया? विशिष्ट कारक। इसका इंग्लिश नाम भी देख लो, क्योंकि इंग्लिश नाम भी पूछ देता है। सामान्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जनरल। और कारक को क्या बोलेंगे? फैक्टर। तो इसे क्या बोला जाएगा? जनरल फैक्टर। विशिष्ट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक। और कारक को क्या बोलेंगे? फैक्टर। तो इसको शॉर्ट में जी फैक्टर और एस फैक्टर भी बोल देता है ना, तो याद रखेंगे। तो बुद्धि में कितने प्रकार के कारक बताया इनके द्वारा? दो, एक सामान्य और एक क्या? विशिष्ट। अब इन दोनों की कुछ खास बातों को देख लेते हैं। नाम से स्पष्ट है, सामान्य कारक सभी व्यक्तियों में पाया जाएगा और विशिष्ट कारक विशेष व्यक्तियों में पाया जाएगा। तो पहला पॉइंट मैं लिख दूं क्या? सामान्य है मतलब ये सभी व्यक्तियों में पाया जाता है।
और जो विशिष्ट है वो विशेष, क्या लिख सकते हैं, विशेष व्यक्तियों में पाया जाता है। याद रहेगा। अगला, सभी व्यक्तियों में पाया जा रहा है, मतलब जो सामान्य कारक है वो क्या होता है, जन्म जात। जैसे ही आप जन्म लोगे, कौन से कारक के साथ जन्म लोगे, सामान्य कारक। विशिष्ट कारक विशेष व्यक्तियों में पाया जाता है, मतलब ये क्या किया जाता है, अर्जित। अर्जित का अर्थ क्या होता है, प्राप्त। इसको प्राप्त करना पड़ता है, ये सबको नहीं मिलेगा, विशिष्ट है ना भाई, तो इसको आप वातावरण से क्या करोगे, अर्जित। ठीक है। अब जन्मजात है, जो चीज बाई बर्थ रहता है, क्या उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, क्या नहीं। जैसे कि कोई निशान वगैरह भी होता है ना बाई बर्थ, वो नहीं जाता। ठीक है। तो जो चीज जन्मजात होता है उसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते। तो सामान्य कारक जन्मजात है, मतलब इसे मैं परिवर्तित नहीं कर सकता, मतलब इसे ही मैं क्या बोल दूंगा, अपरिवर्तनशील। जैसा है वैसे ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। विशिष्ट कारण, विशिष्ट कारण प्राप्त किया जा रहा है, इसी कारण इसे क्या किया जा सकता है, परिवर्तित, परिवर्तनशील। मतलब जितना अधिक आप अभ्यास करोगे उतने ही विशिष्ट या विशेष बनते जाओगे। ठीक है। सामान्य कारण हमको जन्म से प्राप्त हो रहा है। सामान्य कारक कहां से प्राप्त हो रहा है, जन्म से। और जन्म से प्राप्त हो रहा है, मतलब इसमें किसका प्रभाव पड़ेगा, वंश का, पूर्वज का। जैसे पूर्वज रहते हैं वैसे ही हम भी होते हैं। ठीक है। तो सामान्य कारक जन्म से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसमें किसका प्रभाव पड़ता है, वंश का। विशिष्ट कारक, विशिष्ट कारक को हमने प्राप्त किया है, और प्राप्त किए हो तो इस पर किसका प्रभाव पड़ेगा, वातावरण का। बोला जाता है ना भाई, वातावरण बहुत डिपेंड करता है। आपका जो भी सीखना है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या, वातावरण। ठीक है ना। एक हमारे वैज्ञानिक थे वाटसन। वाटसन ने कहा, आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो और उन्हें आप जो बोलोगे, चोर, वकील, पुलिस, डाकू, मैं उनको वैसा बना सकता हूं। मतलब वातावरण बहुत प्रभाव डालता है सीखने पर। ठीक है, याद रहेगा। तो ये था हमारा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, चल, एक कारक हो गया, द्विकारक हो गया। अब हम अगला सिद्धांत देखते हैं। उस सिद्धांत का नाम क्या है, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। अब आपको समझ आ गया होगा, बुद्धि में कुल कितने कारक बताए होंगे इन्होंने, 3 कारक। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तुतकर्ता। तो प्रस्तुतकर्ता हमारे कौन है, इसके भी स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन ने सबसे पहले बुद्धि में कितने कारक बताए, 2 कारक। और आगे चलकर उन्होंने अपने सिद्धांत में संशोधन किया और उन्होंने बोला बुद्धि में 2 कारक नहीं, बुद्धि में कितने कारक उपस्थित होते हैं, 3 कारक। तो बुद्धि का द्विकारक बोले या त्रिकारक बोले, कौन सा वैज्ञानिक आएगा, स्पीयरमैन। ठीक है, चलो। अब ये जो 3 कारक हैं ये क्या क्या है, तो 2 कारक तो वही रहेंगे। एक हमारा कौन सा कारक, सामान्य कारक, जिसके बारे में अभी हमने देखा है। एक हमारा कौन सा कारक, विशिष्ट कारक। और एक हमारा कौन सा कारक जिसमें दोनों सम्मिलित हो, मतलब सामान्य भी आ जाएगा और विशिष्ट भी आ जाएगा, बीच वाला। सामान्य तो सभी के में रहता है, विशिष्ट विशेष व्यक्ति के में रहता है, कई लोग बीच वाले रहते हैं। नहीं आया समझ में, एक उदाहरण देता हूं। यहां पे मैं फिर से लिखता हूं, एक तरफ लिख देता हूं सामान्य और एक तरफ मैं लिख देता हूं कौन सा कारक, विशिष्ट कारक। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के जो बीच में रहेगा उसमें सामान्य भी रहेगा और उसमें क्या भी रहेगा, विशिष्ट। दोनों का बीच में, वही क्या कहलाएगा, आपका तीसरा कारक। ये पहला कारक, ये दूसरा कारक
और जो दोनों के बीच में है, ऐसा दोनों के बीच में, यही क्या कहलाएगा? तीसरा कारक। एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं आपको। मतलब वो ना ही सामान्य है ना ही विशिष्ट है, दोनों के बीच में है। जैसे कोई भी एक समान व्यक्ति, राम नाम का कोई क्या है? एक व्यक्ति, तो ये क्या होगा? सामान्य कारक। अब राम पढ़ के क्या बन गया? डॉक्टर। डॉक्टर राम, राम पढ़कर क्या बन गया? डॉक्टर। तो डॉक्टर उसका क्या हो गया? विशिष्ट कारक। अब राम पढ़ रहा था लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाया। राम पढ़ रहा था, वो डॉक्टर नहीं बन पाया, वो क्या बन गया? कंपाउंडर। तो ये जो कंपाउंडर है ना, यही क्या कहलाएगा? आपका सामान्य व विशिष्ट कारक। तो जिसमें दोनों के गुण रहे, सामान्य के भी और विशिष्ट के भी, वही क्या कहलाता है? आपका तीसरा कारक। समझ आया? राम पढ़ के डॉक्टर बन गया, विशिष्ट कारक। लेकिन डॉक्टर और राम के बीच का व्यक्ति कौन? कंपाउंडर। वो क्या कहलाया? आपका तीसरा कारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कारक हो गया, द्विकारक हो गया, त्रिकारक हो गया। अब 1 2 3 को भूल जाओ। अब क्या बोलेंगे? बुद्धि में बहुत प्रकार के कारक पाए जाते हैं। 1 2 3 नहीं, बुद्धि में बहुत प्रकार के कारक पाए जाते हैं। तो अगले सिद्धांत का नाम क्या होगा? बुद्धि का बहुकारक। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ता है? प्रस्तुतकर्ता। इस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? तो इस सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता का नाम है क्या? थार्नडाइक। थार्नडाइक ने प्रस्तुत किया। बुद्धि में 1 2 3 नहीं, जबकि असंख्य या बहुत सारे मात्रा में क्या होते हैं? कारक होते हैं। इसीलिए इसे क्या बोला गया? बहुबुद्धि सिद्धांत। लिख देता हूं। बुद्धि में 1 2 नहीं, बुद्धि में 1 2 नहीं, अपितु असंख्य कारक होते हैं। अतः इसे बहुबुद्धि सिद्धांत कहा गया। क्लियर हुआ? इस सिद्धांत का अन्य नाम जान लो। ठीक है ना? कौन कौन से कारक हैं वो हमको जानने की आवश्यकता नहीं है। इस सिद्धांत का आप अन्य नाम जान लो। रेत बहुत सारा होता है ना भाई। रेत थोड़ा सा ऐसा करके छोटा छोटा बहुत सारा होता है ना, तो इसी कारण बुद्धि भी बहुत सारी होती है। इसी कारण इसे क्या बोला गया? बालू का सिद्धांत। बालू का अर्थात क्या? रेत। बहुत सारा रेत होता है ना, तो इसी कारण इसे क्या बोला गया? बालू का सिद्धांत। उसी प्रकार से बहुत सारे हमारे क्या होते हैं भाई? परमाणु। एक तत्व में बहुत सारे क्या होते हैं? परमाणु। तो इसी कारण इसे क्या भी बोला जाता है? परमाणु का सिद्धांत। तो याद रखेंगे, इसे परमाणु का सिद्धांत या बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सिद्धांत। चलो मैं इसको एक साथ बताता हूं ऐसा करके। ठीक है, हमने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत देखा था? द्विकारक सिद्धांत। प्रस्तुतकर्ता कौन थे? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? स्पीयरमैन। इन्होंने 2 कारक बुद्धि में कौन कौन सा बताया था? एक कारक बताया था क्या? सामान्य कारक। और एक कारक क्या बताया था? विशिष्ट कारक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अगला सिद्धांत इसी से मिलता जुलता है। अगला सिद्धांत कहलाएगा तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। सबसे पहले प्रतिपादक जानो। सबसे पहले आप क्या जानो? प्रतिपादक।
तो इसके मैं प्रतिपादक की बात करूं तो आरबी कैटल, आप केवल याद रखेंगे कैटल। कैटल को बोलना केटली, कैटल को क्या बोलेंगे केटली। केटली क्या होती है ठोस। तो याद रखेंगे तरल व ठोस बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक या प्रस्तुतकर्ता कौन है, आरबी कैटल। अब इसी तरल की जगह मैं सामान्य कारक और इस ठोस की जगह मैं विशिष्ट कारक लिख दूं क्या, बस। कहने का मतलब ये जो सामान्य कारक की जितनी भी विशेषता थी वही विशेषता किसकी होगी, तरल बुद्धि की, बस नाम परिवर्तित कर दिया। विशिष्ट कारक की जितनी भी विशेषता थी वही विशेषता किसकी होगी, ठोस बुद्धि की। तो मैं लिख दूं क्या, तरल बुद्धि जन्म जात होता है जो स्थायी होता है। ठीक है, इन सब चीज को पहले से पढ़ते हैं, बस उसी को लिख रहा हूं इधर। व ठोस बुद्धि अर्जित की जाती है, ठोस बुद्धि अर्जित की जाती है जो अस्थायी होता है। परिवर्तित किया जा सकता है उसमें परिवर्तन। ठीक है, तो बस यही है आपका क्या, तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। इसी सिद्धांत से समानता रखने वाला एक और सिद्धांत है, क व ख का सिद्धांत। क व ख का क्या सिद्धांत। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रतिपादक। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रतिपादक या प्रस्तुतकर्ता, जो भी बोलो, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखेंगे पड़ेगा, क व ख सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, हैप। किसके द्वारा दिया गया, हैप। अब इसी क की जगह फिर से मैं सामान्य लिख दूं और इसी ख की जगह फिर से मैं क्या लिख दूं, विशिष्ट। समझ आ गया होगा। जो भी सामान्य कारक की विशेषता थी वो किसकी विशेषता होगी, का बुद्धि की, और जो भी विशिष्ट कारक की विशेषता थी वो किसकी होगी, खा की। ठीक है, अब क्या लिख दें, यहीं पे थोड़ा सा लिख सकते हैं हम लोग, का प्रकार की बुद्धि, का प्रकार की बुद्धि से सामान्य कार्य किए जाते हैं। का प्रकार की बुद्धि से सामान्य कार्य किए जाते हैं। उसी पॉइंट को लिख रहा हूं ना जो पहले बताया था, सामान्य कारक और किसमें, विशिष्ट कारक में। ठीक है, का प्रकार की बुद्धि से सामान्य कार्य किए जाते हैं, जबकि ख प्रकार की बुद्धि से विशेष कार्य किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चल आगे बढ़ते हैं बुद्धि के अगले सिद्धांत की ओर। तो फिर से बोलता आ रहा हूं, सामान्य कारक विशिष्ट कारक। सामान्य को क्या बोलेंगे, तरल। विशिष्ट को क्या बोलेंगे, ठोस। सामान्य को क्या बोलेंगे, का। विशिष्ट को क्या बोलेंगे, खा। याद रहेगा तीनों एक साथ। एक बुद्धि का सिद्धांत कहलाता है बुद्धि का आश्चर्य जनक सिद्धांत। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। सबसे पहले प्रस्तुतकर्ता, इस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया, तो प्रस्तुतकर्ता में नाम आएगा ब्लूम, J.S. ब्लूम। आप केवल ब्लूम याद रखेंगे। किसने प्रस्तुत किया, ब्लूम ने। इस सिद्धांत का व्याख्या क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा बुद्धि नाम का कोई तत्व ही नहीं होता। इन्होंने क्या कहा, शरीर में, यहां पे लिख लेता हूं, शरीर में लिख लेंगे, शरीर में। इन्होंने बोला शरीर में बुद्धि नाम का कोई तत्व ही नहीं होता। सब बुद्धि का सिद्धांत दे रहे हैं, इन्होंने बुद्धि का कोई अस्तित्व ही नहीं बताया। सब लोगों को क्या हुआ, आश्चर्य। सब लोगों को क्या हुआ, आश्चर्य। इसीलिए इसका नाम क्या बोल दिया गया, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। किसने दिया, ब्लूम।
किसने दिया? ब्लूम ने दिया। और इनके अनुसार बुद्धि नाम का कोई तत्व ही नहीं होता। आज बुद्धि के सिद्धांत वाले भाग को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका एक भाग और आएगा भाई, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, ताकि मैं इसका दूसरा पार्ट आपके लिए जल्द से जल्द ला सकूं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।